Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to my Tommy Library channel. Viewers, in this lecture number 4 में हम समझेंगे अल्गोरिदम एनालिसिस को कि अल्गोरिदम एनालिसिस क्या है और फिर अल्गोरिदम एनालिसिस के दो पैरामीटर्स को समझेंगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम एंड टाइम एंड स्पेस किसी एल्गोरिदम की कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी डिफरेंट एग्जाम्पल से समझेंगे. सो लेट्स बिगिन. एल्गोरिदम एनालिसिस. एन एल्गोरिदम एनालिसिस is a technique that is used to measure the performance or efficiency and correctness of the algorithm. मीन्स यहाँ पे एल्गोरिदम एनालिसिस में चेक करते हैं एल्गोरिदम की करेक्टनेस कि एल्गोरिदम करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, एंड एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस और इफ़िशेंसी को कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन टू पैरामीटर्स, टाइम एंड स्पेस. टाइम एंड स्पेस आर द की पैरामीटर्स, ओके, जिसके अकॉर्डिंग एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस एंड इफ़िशेंसी को चेक करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम कितना इफ़िशियंट है किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस मीन्स मेमोरी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इट. मीन्स एल्गोरिदम जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है उस एल्गोरिदम को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट मीन्स रन करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है और उस एल्गोरिदम के लिए कितना अमाउंट ऑफ स्पेस मीन्स मेमोरी ले रहा है. तो यही दो मेन पैरामीटर्स हैं, टाइम एंड स्पेस, जिससे किसी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस और इफ़िशेंसी कैलकुलेट होती हैं. एग्जाम्पल, सपोज एक प्रॉब्लम है, कुछ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में. तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम होंगे, बट इन सब में से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है? तो यही दो मेन पैरामीटर्स हैं, टाइम एंड स्पेस, जिससे पता चलेगा कि कौन सा एल्गोरिदम इन सब में से बेस्ट है. मीन्स जिस एल्गोरिदम में कम टाइम एंड कम स्पेस लेता हो एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में, तो वो एल्गोरिदम इफ़िशियंट है किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नाउ टाइम एंड स्पेस मीन्स मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स. पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम को इन डिटेल में समझते हैं. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट टू कंप्लीशन. मीन्स किसी भी एल्गोरिदम को कंप्लीट एग्जीक्यूट और रन करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है. तो ये होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम. देखें, किसी भी प्रॉब्लम का जो एल्गोरिदम में नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उन स्टेप्स को कैलकुलेट करेंगे, तो एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम है. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट से, 1 यूनिट, 2 यूनिट अप टू n यूनिट ऑफ टाइम. मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी इंस्ट्रक्शन की स्टार्ट होगी 1 से, कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 1 यूनिट ऑफ टाइम तो लगेगा ही लगेगा, राइट. नाउ कंसीडर दीज एग्जाम्पल्स. अब कंसीडर दीज एग्जाम्पल्स वन बाय वन.
बेस्ड ऑन सिंटैक्स मीन्स रूल्स। नंबर 1 सिंगल इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट। एग्जाम्पल को देखें, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। तो ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लेगी? तो ये लिमिटेड ऑफ टाइम लेगी, बिकॉज सिंगल इंस्ट्रक्शन है, सिंगल स्टेटमेंट है। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन करने का भी एक वे होता है। उसके लिए लिखेंगे बिगो 1 से। अब ये बिगो असिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं, और भी होती हैं बिग ओमेगा एंड थीटा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल में समझेंगे। नाउ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 से पहले बिगो लिख दिया, बिकॉज इसको एग्जीक्यूशन के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, बिकॉज सिंगल स्टेटमेंट है। सो रिमेंबर, जब भी प्रोग्राम में या एल्गोरिदम में सिंगल स्टेटमेंट होगी तो वो एटलीस्ट 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगी एग्जीक्यूशन में। ओके। नंबर 2 फॉर लूप। अब इस एग्जाम्पल को देखें, सम इक्वल टू 0 सेमीकोलन, फॉर i इक्वल टू 1 सेमीकोलन, i लेस देन इक्वल टू n सेमीकोलन, i प्लस प्लस सम प्लस इक्वल टू n सेमीकोलन। अब इस एग्जाम्पल में लूप में फॉर लूप का कॉन्सेप्ट समझें। अगर किसी भी एल्गोरिदम में फॉर लूप इस टाइप से आता है तो इस लूप में 3 लाइन हैं। एक लाइन सिंगल इंस्ट्रक्शन है, एक लाइन आउटर लाइन जिसको आउटर लूप भी कहते हैं, और इस आउटर लाइन में बॉडी ऑफ लूप है जिसको इनर लाइन कहते हैं। कैलकुलेशन में तीनों लाइन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट करने में लगेगा। सेकेंड लाइन में जो लूप चलेगा वो 1 अप टू n मीन्स n टाइम चलेगा, और फिर इस लूप के अंदर एक इनर लाइन है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो कितना टाइम ले रही हैं। अगर सिंपली इस तीसरे लाइन में जो इंस्ट्रक्शन है उसकी बात करें तो वो सिंगल स्टेटमेंट है, तो 1 टाइम एग्जीक्यूशन में लेगी, बट यही इंस्ट्रक्शन कितनी बार चलेगी बिकॉज लूप के अंदर है, सो अगेन n टाइम। तो इसके लिए लिखेंगे n प्लस 1। तो अब कैलकुलेट करेंगे, जितनी नंबर्स ऑफ लाइन्स हैं उसको ऐड कर देंगे, तो होगा 1 प्लस n प्लस n प्लस 1। अब 2n ऐसे लिख सकते हैं, और 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते, चाहे कुछ भी कांस्टेंट आए, कितना भी बड़ा नंबर या छोटा नंबर हो। और 2n में 2 भी अगेन कांस्टेंट है, तो कंसीडर जस्ट n होगा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा n, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिगो n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर 3 नेस्टेड लूप। इस एग्जाम्पल को देखें, सम इक्वल टू 0 सेमीकोलन, फॉर लूप i इक्वल टू 1 सेमीकोलन, i लेस देन इक्वल टू n सेमीकोलन, i प्लस प्लस, और इसके अंदर एक और लूप है, फॉर j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू n सेमीकोलन, j प्लस प्लस, और लास्ट में सम प्लस प्लस सेमीकोलन। पहली इंस्ट्रक्शन मीन्स सिंगल इंस्ट्रक्शन है, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए एटलीस्ट 1 टाइम। नेक्स्ट आउटर लूप हैं जो कि 1 to n तक हैं, तो n टाइम, और इसी आउटर लूप के अंदर अगेन लूप हैं इनर लूप, और ये इनर लूप भी 1 to n तक हैं, तो n टाइम। बट ये लूप के अंदर लूप है, तो दैट्स वाई
इसका अलग टाइम होगा n टाइम, और जो लूप के अंदर है तो दैट्स वाई उसका भी n टाइम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। बिकॉज इनर लूप है तो पहले खुद का ऊपर वाला n और फिर इनर लूप का अपना n, और फिर इसके अंदर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं जो कि सम प्लस प्लस हैं। अब लास्ट इंस्ट्रक्शन में अब यहाँ पे टाइम होगा n+n+1, बिकॉज ये लूप के अंदर लूप है और फिर इंस्ट्रक्शन है, तो जो ऊपर वाले दो लूप हैं जो कि n टाइम चल रहे हैं उसको भी कंसीडर करेंगे और ये सिंगल इंस्ट्रक्शन को भी कंसीडर करेंगे। तो होगा n+n+1, बिकॉज वन इंडिविजुअल अपना टाइम लेगा एग्जीक्यूशन का तो 1 टाइम, और n+n बिकॉज ऊपर वाले दो लूप हैं जो कि लूप के अंदर लूप है फिर इंस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए पहले n+n फिर 1। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन होगा 1+n+n² + n² + 1। अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन आए तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट को देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और रिमेंबर कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ पे हाईएस्ट कोएफिशिएंट है n² और 2 बार है, तो हम एक बार ही कंसीडर करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको रिप्रेजेंट करेंगे बिग O n² से, तो ये इस एग्जाम्पल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। नेक्स्ट नंबर 4 वाइल लूप। इस एग्जाम्पल को देखें, इंट i = 0 सेमीकोलन, वाइल लूप i <n, और इस वाइल लूप की बॉडी में i++। ये वाइल लूप का सिंटैक्स है और इसमें ये 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे। देखें, वाइल लूप में बॉडी ऑफ लूप होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, मीन्स दोनों इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट हैं, तो i++ को अपडेट करना है, मीन्स एक बार लूप चला और सेकेंड टाइम अपडेट होगी i की वैल्यू। तो स्टार्ट में सिंगल इंस्ट्रक्शन है जो कि एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूशन में लेगी, तो और फिर वाइल लूप i <n, ये लूप n तक चलेगा तो n टाइम, और फिर लूप में बॉडी ऑफ लूप उसमें एक इंस्ट्रक्शन है तो 1 टाइम, बट ये लूप के अंदर है और लूप n टाइम चल रहा है तो उसको भी कंसीडर करेंगे, तो n+1। अब इसको सम अप करते हैं 1+n+n+1। अब रिमेंबर कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो 1, ये भी 1 कांस्टेंट है तो ये कंसीडर नहीं होगा, और फिर n, तो सिंपली हम n लिख के रिप्रेजेंट करेंगे बिग O n से, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बिग O n। नेक्स्ट नंबर 5 2 इंस्ट्रक्शंस, जिसको जनरली कॉन्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें 2 इंस्ट्रक्शन हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 फॉर लूप की इंस्ट्रक्शंस हैं और इंस्ट्रक्शन 2 में नेस्टेड लूप वाली इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर 2 इंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम में एक साथ हैं, सपोज ये लूप वाली एक इंस्ट्रक्शन नंबर 1 और ये नेस्टेड लूप वाली दूसरी इंस्ट्रक्शन नंबर 2। अब अगर एल्गोरिदम में ये दोनों इंस्ट्रक्शन एक साथ आ रही हैं, तो तब इन दोनों इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज हम ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 में जो
फॉर लूप है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर चुके हैं जो कि बिग O n आई थी, और फिर जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 में नेस्टेड लूप है उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि बिग O n स्क्वायर आई थी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो n और n स्क्वायर को ऐड करेंगे तो n प्लस n स्क्वायर होगा। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हाईएस्ट कोएफिशिएंट देखेंगे तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट है n स्क्वायर, और अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे बिग O n स्क्वायर से। ओके। नंबर 6, इफ एल्स इंस्ट्रक्शन आल्सो कॉल्ड इफ एल्स कंडीशन। इस एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल सेम ही है, दो इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 में फॉर लूप वाली इंस्ट्रक्शंस हैं और इंस्ट्रक्शन नंबर 2 में नेस्टेड लूप वाली इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इन दोनों इंस्ट्रक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n एंड n स्क्वायर हमें पता है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अगर इफ एल्स कंडीशन आती है किसी एल्गोरिदम में तो कंडीशन ऐसे ही होंगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें। अब पहले इफ एल्स कंडीशन का कॉन्सेप्ट डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो दिस इज डायग्राम। सपोज स्टार्ट एल्गोरिदम कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है तो टाइम n लगेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसमें इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर टाइम लगेगा। तो इन दोनों में जो ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए, अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम हाईएस्ट कोएफिशिएंट होगी उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट कोएफिशिएंट कौन सा है? इंस्ट्रक्शन नंबर 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हुई, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हुई। अब इन दोनों को ऐड किया n प्लस n स्क्वायर, तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट है n स्क्वायर। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे बिग O n स्क्वायर से, राइट। नाउ एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मीन्स किसी भी एल्गोरिदम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम का फाइंड कर पाएंगे। सो देखें, दिस इज एग्जाम्पल। स्टार्ट में फंक्शन है जिसका नेम है सम, और फिर इस फंक्शन में दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं a, n। यहाँ से लूप की बॉडी स्टार्ट और यहाँ तक एंड। इसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसको इनिशियलाइज किया x इक्वल टू 0 सेमीकोलन, और फिर फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और फॉर लूप के अंदर एक और इंस्ट्रक्शन है x इक्वल टू x प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट में i सेमीकोलन, और फिर लास्ट इंस्ट्रक्शन है रिटर्न x। अब ये जो फंक्शन है सम जिसमें दो पैरामीटर्स हैं a, n, ये सपोज करते हैं हमारा टोटल टाइम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस फंक्शन की बॉडी है। तो अब ये एल्गोरिदम टोटल कितना टाइम लेगा तो कैलकुलेट करते हैं। सपोज दिस इज़ फंक्शन सम जिसमें दो पैरामीटर्स हैं a, n। ये फंक्शन है जो कि टाइम t ले रहा है, तो इस फंक्शन की बॉडी जितना टाइम लेगी तो उसी के इक्वल t को निकालेंगे। अब बॉडी में कौन सी इंस्ट्रक्शन कितना टाइम ले रही हैं तो अब कैलकुलेट करते हैं। देखें, स्टार्ट में सिंगल इंस्ट्रक्शन है x इक्वल टू 0, जो कि हमें पता है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट 1 टाइम लेती हैं, तो इसीलिए 1 टाइम। देन फॉर लूप जिसको आउटर लूप भी कहते हैं, और ये लूप n टाइम चलेगा, बट फॉर लूप एक कंपैरिजन ज़्यादा करता है कंडीशन फॉल्स चेक करने के लिए, तो n प्लस 1 टाइम। नेक्स्ट इस फॉर लूप में एक इंस्ट्रक्शन है जिसको इनर लाइन कहते हैं
x इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई सेमीकोलन। अब ये इंस्ट्रक्शन लूप के अंदर है, तो लूप n टाइम चल रहा है तो इसके लिए n लिखेंगे, और फिर ये खुद इंस्ट्रक्शन सिंगल है जो कि अलग 1 टाइम लेगी, तो इसके लिए लिखेंगे n प्लस 1। लास्ट में एक और सिंगल इंस्ट्रक्शन है रिटर्न x, जो कि ऑब्वियस है 1 टाइम लेगी। अब इन सब को सम अप करते हैं, 1 n प्लस 1 n प्लस 1 1। अब हमें पता है कि जो 1 है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने में कैलकुलेट नहीं करते, इसे कंसीडर नहीं किया जाता, तो 1 इग्नोर हो जाएगा। तो हम n को कंसीडर करेंगे, तो इस एग्जाम्पल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे बिगो n से। ओके, अब आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम पे। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम is the representation of the amount of memory required by the algorithm to execute to completion। Means किसी भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट और रन करने के लिए completely कितना कंप्यूटर मेमोरी कंज्यूम होगी। सो कैलकुलेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये फार्मूला है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, मीन्स मेमोरी को कैलकुलेट करने का। SP इक्वल टू कांस्टेंट स्पेस प्लस ऑक्सिलरी स्पेस, और ये फार्मूला 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। नंबर 1 कांस्टेंट स्पेस, जिसमें इनपुट एंड लोकल वेरिएबल आते हैं। कोई भी इनपुट दे तो इसकी साइज कांस्टेंट स्पेस में आएगी, और प्लस लोकल वेरिएबल जो भी हम डिक्लेयर करेंगे। एंड जो सेकेंड पार्ट है ऑक्सिलरी स्पेस, उसमें टेम्पररी वेरिएबल्स आते हैं, जो भी हम टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसका भी स्पेस होता है, तो ये ऑक्सिलरी स्पेस में आ जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने का। अब यहाँ पे इस फार्मूले में लोकल वेरिएबल और टेम्पररी वेरिएबल्स हैं, बट लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं और टेम्पररी वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इसको समझने से पहले इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। सो लोकल वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल विथ लॉन्ग लाइफ टाइम, यूजुअली टू होल्ड डेटा परमानेंट मेमोरी लोकेशन, सो डिक्लेयर्ड एज अ लोकल वेरिएबल। मीन्स जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो डेटा को लॉन्ग टाइम होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, मेमोरी लोकेशन में परमानेंट स्टोर करते हैं, सो डिक्लेयर्ड एज अ लोकल वेरिएबल। और फिर टेम्पररी वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल विथ शॉर्ट लाइफ टाइम, यूजुअली टू होल्ड डेटा दैट विल सून बी डिस्कार्डेड। मीन्स जो टेम्पररी वेरिएबल होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए उसका टाइम शॉर्ट टाइम होता है और जल्दी ही उसको मेमोरी से निकाला जाता है। अब किसी भी प्रॉब्लम में कैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए एग्जाम्पल में देखें और समझें। नाउ कंसीडर दीज एग्जाम्पल्स। नंबर 1 एग्जाम्पल, एडिशन एक फंक्शन है और उसमें ये ABCDE 5 पैरामीटर्स हैं जो कि एज अ वेरिएबल पास किए हैं, और फिर रिटर्न में एडिशन हो रही हैं। जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी मीन्स वेरिएबल में जो वैल्यू होंगी वो रिटर्न होगी। तो एवरी सिंगल इनपुट के लिए मिनिमम 1 यूनिट स्पेस तो लगेगा और 0 से कभी कंसीडर नहीं करते, एटलीस्ट 1 यूनिट ऑफ टाइम मेमोरी कंज्यूम होगी। नाउ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में इनपुट एंड लोकल वेरिएबल प्लस टेम्पररी वेरिएबल में से क्या यूज़ किया है, तो यहाँ पे ABCDE 5 लोकल वेरिएबल्स हैं।
इस एग्जाम्पल में कोई इनपुट पास नहीं किया और कोई टेम्परेरी वेरिएबल भी यूज़ नहीं किए। तो ए बी सी डी ई के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में एक एक वेरिएबल के लिए एटलीस्ट वन यूनिट ऑफ टाइम तो मेमोरी लेगी। तो 1 फॉर ए, 1 फॉर बी, 1 फॉर सी, 1 फॉर डी एंड 1 फॉर ई। तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 5। ये 5 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, सिंपली इसको 1 कंसीडर करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बिग O 1 से। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल को देखें। सम एक फंक्शन है जिसमें 2 पैरामीटर्स पास किए हैं a, n। a एज अ एरे के लिए और n जिसमें एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और फिर x इक्वल टू 0 सेमीकोलन। यहाँ पे x लोकल वेरिएबल है और फिर फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। इसमें i एज ए टेम्परेरी वेरिएबल है बिकॉज फॉर लूप में यूज़ हो रहा है, और इस फॉर लूप के अंदर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है x इक्वल टू x प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट में i सेमीकोलन, और फिर लास्ट एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है रिटर्न x। तो अब इस एग्जाम्पल में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। एस पी इक्वल टू कांस्टेंट स्पेस जिसमें इनपुट एंड लोकल वेरिएबल आते हैं, प्लस ऑक्सिलरी स्पेस जिसमें टेम्परेरी वेरिएबल्स आते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखें कि कौन कौन से इनपुट हैं, कौन कौन से लोकल वेरिएबल हैं एंड कौन कौन से टेम्परेरी वेरिएबल हैं। तो पहले इनपुट को देखते हैं। तो इनपुट चेक के कौन से हैं, तो इनपुट एज अ एरे हैं। तो एरे में जो साइज़ है, तो एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और एवरी एलिमेंट्स की साइज़ एटलीस्ट 1 तो होगी ही होगी। तो इसके लिए लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय 1 साइज़ होगी एरे की। और फिर लोकल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। अब लोकल वेरिएबल एक तो n है और x भी है। तो n एटलीस्ट 1 टाइम और फिर x भी एटलीस्ट 1 टाइम। तो ये इनपुट प्लस लोकल वेरिएबल की कैलकुलेशन हो गई। ये फार्मूले का पार्ट सॉल्व हो गया। अब प्लस टेम्परेरी वेरिएबल्स कौन से हैं। टेम्परेरी वेरिएबल्स सिंपल i हैं, तो i एटलीस्ट 1 टाइम लेगा, राइट। अब कलेक्टिवली सम करते हैं। n मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 प्लस 1, ये टोटल कांस्टेंट स्पेस का पार्ट है जो कि फार्मूले में है, और फिर ऑक्सिलरी स्पेस जिसमें टेम्परेरी वेरिएबल आते हैं और ये 1। अब इसको सॉल्व किया तो ये पार्ट होगा n मल्टीप्लाई बाय 1, सो n प्लस 1 प्लस 1 सो 2, और फिर प्लस 1। अब यहाँ पे नोट करें कि जो कांस्टेंट स्पेस हैं उसको हम कंसीडर ही नहीं करते, तो ये पार्ट तो ऐसे ही इग्नोर हो जाएगा n प्लस 2, बिकॉज n भी कोई इनपुट होगा, तो इनपुट में भी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। सो दैट्स वाई हम कांस्टेंट स्पेस को तो ऑलरेडी इग्नोर करते हैं, कंसीडर नहीं करते, तो ये पार्ट कंसीडर नहीं होगा। प्लस 1, तो हम सिंपली लिखेंगे 1 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बिग O 1 से। ओके, so that's all viewers. Please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.